नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मैनपुरी में युवाओं में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। यही वजह है कि युवा हाथों में तमंचा लेकर अर्धनग्न होकर डांस करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। तमंचा लहराते वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामला अलीगढ़ थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम दकौली का है। अर्चना नाम की महिला ने घर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो डरा देने वाला है। आरोप है कि अर्चना का पति सोनू और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वह यह खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गई। अर्चना और सोनू की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के सालों बाद भी पति और ससुराल वाले उस पर मायके से दहेज लाने का प्रेशर बना रहे थे। उससे 5 लाख रुपए और बुलेट दहेज में मांगी गई थी। इसी बात को लेकर पति के साथ अर्चना का झगड़ा होता था। फिर से इसी बात को लेकर अर्चना और उसके पति के बीच विवाद हुआ। पति के उकसाने पर उसने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। पहली मंजिल से नीचे गिरते ही अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीलीभीत में 5 दिन पहले लापता युवक का शव जंगल के अंदर पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ सीओ पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक ट्रैक्टर एजेंसी पर मैकेनिक का काम करता था। कोतवाली क्षेत्र के गांव टाडा छत्रपति निवासी अमित पाल 19 वर्ष पुत्र महेंद्र 28 अगस्त को घर से लापता हो गया। खोजबीन के बावजूद उसका सुराग नहीं लग सका। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मंगलवार गायब युवक का शव पीटीआर के बराही रेंज के कंपार्टमेंट 73 में पेड़ पर देखा गया। जानकारी लगने के बाद सीओ प्रतीक दहिया पुलिस के साथ पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। घटना से परिजनों का बुरा हाल है। 28 अगस्त से गायब युवक का शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला। पीड़ितों के सुध लेने के लिए विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान ने प्रशासनिक अधिकारियों पूरनपुर तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता व नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित के साथ बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र का दौरा करने आए विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान व राजस्व विभाग की टीम ने बाढ़ प्रभावित गांवों शास्त्री नगर, हजारा, सिद्धनगर, बाजार घाट, बेलहा और राघवपुरी का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्हें शीघ्र ही मदद किए जाने का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों बाढ़ का दंश झेल रहे बाढ़ पीड़ितों ने विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान से 1.5 सप्ताह बीतने के बाद भी नाम मुहैया नहीं कराए जाने की शिकायत की, तो विधायक पुत्र ने फोन पर ही बाढ़ पीड़ितों की मौजूदगी में एडीओ पंचायत अधिकारी की जमकर फटकार लगा दी। पीलीभीत जिले के थाना गजरौला कला क्षेत्र के पिपरिया कॉलोनी में बाढ़ का पानी चारों ओर फैला हुआ था। इसी बीच खेतों का जायजा लेने गए अर्जुन मंडल की नजर एक तेंदुए के छोटे से शावक पर पड़ी। वह पानी में डूबता उतरता संघर्ष कर रहा था। अर्जुन ने बिना देर किए उसकी ओर छलांग लगाई और उसे बाहर निकाल लिया। ग्रामीण इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। पानी में देर तक रहने के कारण शावक की हालत बिगड़ चुकी थी। वह ठंड और थकान से कांप रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। कुछ समय बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को अपने कब्जे में लेकर उपचार की व्यवस्था शुरू कर दी। सामाजिक वानिकी के डीएफओ भरत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम भेजी गई थी। शावक को जब कब्जे में लिया गया तो वह हाइपोथर्मिया से जूझता हुआ लग रहा था। उसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ डॉक्टर के पास ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टरों ने जरूरी दवाइयां और प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे सुरक्षित रखा। सीतापुर में पहले से ही बाघ की दहशत से झेल रहे ग्रामीण अब तेंदुए की आमद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लदौरा गांव में बीती रात नदी के किनारे खेत में आवारा मवेशियों का झुंड चल रहा था। अचानक मवेशियों के भागने की आवाज गांव वालों ने सुनी। ग्रामीण एक साथ एकत्रित होकर मौके पर पहुंचे और तेंदुए की दहाड़ने की आवाज आ रही थी। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी।
बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में डहरपुर गांव के पास बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरी खंती में पलट गई। हादसा होती मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 12 यात्री घायल हो गए। मृतका की पहचान अभी नहीं हो सकी है। निजी बस दातागंज से बदायूं की ओर जा रही थी। डहरपुर गाँव के पास अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खंती में पलट गई। खंती में पानी भरा होने से यात्री फंस गए। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। राहगीर भी रुक गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को बस से बाहर निकाला। कुछ ही देर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य को तेज किया। घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। मैनपुरी जनपद के थाना दत्राहार क्षेत्र के गांव नगला राधे में मंगलवार की रात चोरों की अफवाह पर गोली चल गई। एक गोली समरसेबल पर सो रहे फिरोजाबाद निवासी 14 वर्षीय किशोर के गले में लगी। परिजन मेडिकल कॉलेज सैफई ले गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीओ सिटी ने गांव पहुंचकर जानकारी दी। फिरोजाबाद के गांव नागो निवासी 14 वर्षीय आयुष पुत्र राजकुमार पिछले 3 महीने से दत्ताहार क्षेत्र में अपने बहनोई आशीष मिश्रा के यहाँ रह रहा था। मंगलवार की रात को वह घर से करीब 300 मीटर दूर बहनोई के समरसेबल पर सोने के लिए गया था। देर रात गांव में चोर की अफवाह उड़ने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए और किसी ने फायरिंग की। एक गोली समरसेबल पर सो रहे आयुष की गर्दन में लगी। गंभीर हालत में बहनोई उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां से मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ब्रजभूमि के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यकरण व विकास को लेकर बुधवार को ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं धर्मार्थ विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक में करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक राजेश चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि परिषद की ओर से 120 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वहीं धर्मार्थ विभाग की ओर से 100 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों के तहत जिले के तीर्थ स्थलों के रखरखाव, सौंदर्यकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार काशी और अयोध्या का विकास हुआ है उसी तरह ब्रजभूमि का विकास उससे भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। यह प्रस्ताव इसी वर्ष के लिए है और जल्द ही इन पर कार्य प्रारंभ होगा। वहीं विधायक राजेश चौधरी ने बताया कि बैठक में पूरे 84 कोस ब्रज क्षेत्र के तीर्थ स्थलों के मूल स्वरूप के संरक्षण व विकास पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। बैठक में यह तय किया गया कि मथुरा जिले के विभिन्न पौराणिक स्थलों जिनका संबंध भगवान कृष्ण से है उनका संरक्षण, सौंदर्यकरण और यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और सफलता हासिल करते हुए गौकशी की घटना को अंजाम देने के आरोप में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभियुक्त इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर जनपद के भोर थाना क्षेत्र में बीते दिन गौकशी की घटना के बाद हड़कंप मच गया। घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस और आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर डाला और 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अपने बचाव में चलाई गई गोली की चपेट में आकर घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के नगर पंचायत डुमरियागंज में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक मासूम की जान खतरे में डाल दी। खुले में रखा ट्रांसफार्मर हादसे की वजह बन गया। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत डुमरियागंज के वार्ड नंबर 15 गांधीनगर में 11 साल का बच्चा अल्तमश पुत्र इरशाद बकरी के लिए पत्ता तोड़ने गया था। इसी दौरान वह खुले में रखे ट्रांसफार्मर से चिपक गया। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। हालत गंभीर होने पर
परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बस्ती जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक ने अपने ही साथी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके के रामगंगा बिहार केसरी कुंज कॉलोनी के स्थित नशा मुक्ति केंद्र की है। यहां मंगलवार की रात एक युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। युवक ने अपने ही साथी की गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई और उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र को कॉलोनी से हटाने की मांग की। सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि हत्या के आरोपी भानु प्रताप सिंह जिला अमरोहा का रहने वाला है और पिछले 8 महीने से उक्त नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था, जबकि मृतक अरुण पटेल बरेली का रहने वाला था, जिसे हाल ही में 13 अगस्त को ही केंद्र में भर्ती किया गया था। कत्ल की रात क्या हुआ था? मुरादाबाद में मंगलवार को भानु प्रताप के पिता सत्यवीर सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे और दवाइयां देकर लौट आए थे। रात लगभग 9 बजे भानु प्रताप ने अरुण पटेल को कमरे में बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद खिड़की का शीशा तोड़कर उसी से अरुण पटेल का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर सनसनीखेज वारदात होने के बाद ये खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान ने 13 जून को इजरायल के हमलों से पहले अपने हथियार ग्रेड के यूरेनियम संबंधित सर्वोदित भंडार को और बढ़ा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी एजेंसी की इस गोपनीय रिपोर्ट को समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बुधवार को देखा। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जून तक ईरान के पास 60% तक सर्वोदित 440.96 किलोग्राम यूरेनियम था। रिपोर्ट में कहा गया कि यह आंकड़ा ईरान की ओर से उपलब्ध कराया गया। जानकारी 17 मई 2025 और 12 जून 2025 के बीच एजेंसी सत्यापन गतिविधि और संबंधित सुविधाओं के पिछले संचालन पर आधारित है। यह यूरेनियम हथियार ग्रेड 90% तक पहुंचने से पहले की केवल एक तकनीकी औपचारिकता भर दूर है। गोपनीय रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 13 जून तक ईरान का कुल सर्वोदित यूरेनियम भंडार 9,874.9 किलोग्राम था, जो मई में जारी अंतिम रिपोर्ट से 627.3 किलोग्राम की वृद्धि को दर्शाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बुधवार को बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेने के बाद दिया ओयुताई सरकारी अतिथि गृह में औपचारिक रूप से मुलाकात की। क्रेमलिन का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ने कहा कि पुतिन और किम औपचारिक स्वागत समारोह से लेकर वार्ता स्थल तक एक ही कार में गए। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी और उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेताओं ने आमने सामने की बैठक की। पुतिन ने किम को रूस आने का निमंत्रण दिया। उत्तर कोरियाई नेता किम की पिछली रूस यात्रा 2023 में हुई थी। पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जिन्होंने रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को विफल करने के लिए मॉस्को के सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण कोरियाई आकलन के अनुसार उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष से अब तक रूस में लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं। उसने 3 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए बैलिस्टिक मिसाइल और तोप सहित बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण भी भेजे। किम ने कहा कि पिछले वर्ष जून में उत्तर कोरियाई राजधानी में एक बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सहयोग काफी मजबूत हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की विक्ट्री परेड को लेकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति शी और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। कृपया मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग उन को भी दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
इस दौरान ट्रंप ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या चीन उन अमेरिकी सैनिकों को मान्यता देगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश को आज़ाद कराने में मदद के लिए अपना खून बहाया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी उस भारी समर्थन और खून का जिक्र करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को विदेशी आक्रमणकारी से अपनी आज़ादी हासिल करने में मदद के लिए दिया था। उत्तर मध्य नाइजीरिया में एक बड़ी नौका दुर्घटना हुई है। यहाँ की एक नदी में पेड़ की डालों से टकराकर नाव गहरे पानी में डूब गई। इस जल दुर्घटना में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपात प्रबंधन एजेंसी के अधिकारी हुसैनी ईसा ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह ओवरलोडेड नाव नाइजर राज्य के बोरगू क्षेत्र में एक पेड़ के तने से टकरा गई। नाव में लगभग 90 लोग सवार थे। ईसा ने बताया कि अब तक 50 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी अंदरूनी राजनीति के बारे में बातें शायद ही कभी सामने आती हैं। यह देश अपने बंद समाज, सख्त नियमों और तानाशाही शासन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान रखता है। यहाँ सत्ता केवल एक परिवार, किम परिवार के हाथों में रही है। उत्तर कोरिया के वर्तमान सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उनके बाद उत्तर कोरिया की सत्ता किसे मिलेगी। हाल ही में उनकी बेटी के सार्वजनिक रूप से लगातार सामने आने के बाद शायद अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद वे अगली शासक बन सकती है। इन बातों को और अधिक हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि किम जोंग उन चीन की सैन्य परेड में शामिल होने के लिए अपनी बेटी किम जुए के साथ बीजिंग पहुंचे। विदेश के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जुए की यह पहली मौजूदगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उत्तर कोरिया की सत्ता के भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। चीन ने जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ पर अपने सबसे खतरनाक इंटर बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का पहली बार बुधवार को आर्मी परेड में प्रदर्शन किया। DF-5C नई प्रकार की तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय रणनीतिक परमाणु मिसाइल है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की अनुमानित रेंज 20,000 किलोमीटर से अधिक है। यह रक्षा भेदन और सटीकता में बेहद परफेक्ट मानी जाती है। यह दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। परेड में चीन ने पहली बार नए हथियार प्रणालियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। इसमें DF-5C के अलावा 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली DF-26D जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें, CJ-1000 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां, HQ-29 बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरसेप्टर कैरियर किलर मिसाइलें, नया युद्धक टैंक पाइप 99B और कई रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके साथ ही वाहन आधारित लेजर रक्षा हथियार, 4 प्रकार के विमान वाहक आधारित जेट लड़ाकू विमान, समुद्र में गहराई तक मारने वाले ड्रोन, H-6J लंबी दूरी के बम वर्षक हवाई पूर्व चेतावनी विमान, सेना और नौसेना के ड्रोन भी हैं। इसकी गणना दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में है। इस अंतर महाद्वीपीय रणनीतिक परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता पूरे विश्व को कवर करती है। यह हर समय तैनात रहती है ताकि प्रभावी रूप से निवारण किया जा सके, ताकत द्वारा युद्धों को रोकने में मदद मिल सके और विश्व को स्थिर करने में योगदान दें। मिसाइल प्रौद्योगिकी और परमाणु निरस्त्रीकरण विशेषज्ञ प्रोफेसर यांग चेंगजुन ने बताया कि DF-5C तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय रणनीतिक परमाणु मिसाइल ने चीन की पिछली DF श्रृंखला की मिसाइलों के विकास के दौरान इन अनुभवों को एकीकृत किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।